हेलो। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिदम। इसके सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ क्लियर कर लेते हैं और ये जान लेते हैं लॉग होता क्या है, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली लॉग डिफाइन कैसे होता है? लॉग ए टू द बेस बी इक्वल्स टू सी। ये ए क्या है? आर्गूमेंट है। ये क्या है? आर्गूमेंट ऑफ लॉग। बी क्या है? बेस। और सी वैल्यू है। सी क्या है? वैल्यू। किसका वैल्यू है? लॉग ए टू द बेस बी। ठीक है। और इसको रीड कैसे करते हैं? जैसे ये लिखा है ना, log a टू द बेस b, तो ये क्या है? ये है log a टू द बेस b। और ये डिफाइंड कैसे है? इसका मतलब क्या है? log a टू द बेस b मतलब क्या होता है? आप b की पावर c करोगे तो आपको a मिलेगा, मतलब b रेस टू द पावर c इक्वल्स टू a। ठीक है। इसको लिखने का एक और तरीका है। ये b क्या है? बेस है। तो बेस की पावर क्या करोगे आप? ये जो ये जो वैल्यू है ना, इसको एक काम करते हैं, हम राइट हैंड साइड बोल देते हैं, राइट हैंड साइड। या आप ये भी कह सकते हो वैल्यू या राइट हैंड साइड, जो भी है। ठीक है। तो बेस की पावर राइट हैंड साइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आर्गूमेंट मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे अगर ऐसे लिखा हो टी की पावर m इक्वल्स टू आर, तो ये तो हमेशा बेस रहेगा ना, तो क्या बने? और ये राइट हैंड साइड रहेगा। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? लॉग बेस टी आर्गूमेंट इक्वल्स टू m। तो उल्टा लिखना भी सीखना चाहिए। ठीक है, इसको लॉग में लिख सकते हैं। जैसे 8 की पावर 7 इक्वल्स टू कुछ भी x। इसको और कैसे लिख सकते हैं? तो log x टू द बेस 8 इक्वल्स टू 7। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये राइट हैंड साइड होता है, ये बेस होता है, और ये आर्गूमेंट होता है। तो क्या डेफिनेशन होती है? आर्गूमेंट इक्वल्स टू बेस की पावर राइट हैंड साइड, हमेशा याद रखना। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा, log a टू द बेस b इक्वल्स टू c। तो इसका मतलब क्या होता है? a इक्वल्स टू b की पावर c। तो अब देखो, तुम मुझे बताओ, b की पावर c तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना? क्या ये कभी नेगेटिव आ सकता है? तो यानी कि b की पावर c पॉजिटिव, यानी कि a पॉजिटिव। b की पावर c तो हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो भी नहीं आएगा। इसका मतलब a क्या होगा? इस लॉग का जो a है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। अच्छा, c तो कुछ भी हो सकता है। c तो एनीथिंग हो सकता है। मैंने जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पढ़ाया था y इक्वल्स टू a की पावर x, तो आप तो यहाँ x कुछ भी रख सकते थे ना, उसके अकॉर्डिंगली आपको y मिलता था। और यहाँ पे x क्या होता था हमेशा? मतलब r। और y कैसा होता था? हमेशा पॉजिटिव, जीरो भी नहीं मिलता था। तो यहाँ पर c क्या होगा तुम्हारा? c होगा हमारा r। मतलब इसका जो आंसर है वो r मिल सकता है। r मतलब कुछ भी मिल सकता है, एनीथिंग। ठीक है, 10, 5, 0.5, 3, -1, सब कुछ मिल सकता है। तो सी यानी कि log a टू द बेस बी, जो बेस बी होता है, इससे हमें कुछ भी मिल सकता है, आर। ठीक है। अब बेस बेस क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैंने बताया था, ये जो बेस ही तो है। तो बेस तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव होता है और बेस कभी भी वन नहीं हो सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना, बेस कभी भी वन नहीं हो सकता। तो ये समझ में आ गया होगा। तो ए हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और बी भी पॉजिटिव। और बेस तुम्हारा जो है वो वन नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी पढ़ाया था, एक तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ए आपका कभी भी वन नहीं हो सकता और ए पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव रखोगे ही नहीं। क्लियर है? ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे log 3 और यहाँ 27, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 की क्या पावर करोगे कि 27 आएगा? इस 3 की तो पावर जाहिर सी बात है 3 करेंगे तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 3 करोगे तो 27 मिलेगा। ठीक है। जैसे log 1/8 टू द बेस 2, तो 2 की आप क्या पावर करोगे कि आपको 1/8 मिले? तो 2 की पावर मैं -3 करूँगा तो 1/8 मिलेगा। तो देखा, इसका आंसर नेगेटिव आया कि नहीं आया? ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, log 343 टू द बेस 1/7,
तो 1/7 की पावर आप क्या करोगे कि 343 मिले, मतलब 1/7 की आप, चलो और जिसको नहीं समझ में आ रहा उसका आंसर ये सी भी मान सकता है। वैसे तो हमें पता है इसका आंसर -3 आएगा। 1/7 की पावर, 1/7 की पावर अगर मैं -3 करूँगा तभी मुझे 343 मिलेगा, तो मुझे पता है इसका आंसर -3 आएगा। बट फिर भी किसी को नहीं आता तो वो कैसे करेगा, 343 इक्वल्स टू 1/c की पावर c। तो 343 क्या होता है, 7³ इक्वल्स टू, ये क्या होता है 7 की पावर -c, तो c कितना आ गया ऐसे भी -3। ठीक है, कुछ और पूछते हैं। log x टू द बेस 5 इक्वल्स टू 2, तो x क्या होना चाहिए, सिंपल, x 25 रखोगे तभी होगा, यानी कि 5 की पावर 2 करोगे तो x मिलेगा, तो 5 की पावर 2 किया तो x मिल गया कितना 25। log इक्वल्स टू 2, तो x बताओ क्या होगा, तो किसकी पावर मैंने 2 किया तो 64 मिला, मतलब x की पावर 2 किया मैंने तो 64 मिला, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पे +-8। तो क्या दोनों एक्सेप्ट करेंगे, ओनली प्लस वाला 8 एक्सेप्ट करेंगे। बताया था ना बेस जो होता है लॉग का, यहाँ देखो मैंने बताया था वो पॉजिटिव होना चाहिए, log a टू द बेस b इक्वल्स टू c। तो ये जो बेस होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, और बेस 1 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मैं 8 ये एक्सेप्ट करूँगा, ये नहीं करूँगा। ठीक है, जैसे तुम खुद ही सोचो ये चीज़ सही है क्या, log 4 टू द बेस 1, बताओगे क्या आंसर आएगा, 1 की क्या पावर करोगे कि 4 मिले, तो ये तो अनडिफाइंड हो गया ना, तो इसका मतलब बेस कभी भी 1 हो ही नहीं सकता। अब जैसे मैं ये कहूँ log -3 टू द बेस 5, अब 5 की पावर आप क्या करोगे कि आपको -3 मिल जाए, तो कुछ भी नहीं, इसका आंसर भी क्या होगा अनडिफाइंड, ये भी अनडिफाइंड है, तो आप यहाँ जो है नेगेटिव रख ही नहीं सकते। ठीक है, आप यहाँ पे नेगेटिव रख ही नहीं सकते, और बेस भी नेगेटिव नहीं रख सकते। तो इसको चलो फंक्शन की तरह डिफाइन कर लेते हैं, अगर फंक्शन डिफाइन करो लॉगरिथमिक फंक्शन, तो क्या होगा, ये होगा y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस a। ठीक है, ऐसे होगा y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस a, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। जैसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था ना y इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर x, याद है ना, वैसे ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, जैसे चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस 2, और इस तरफ मैं लेता हूँ y इक्वल्स टू 2 की पावर x। आपको पता है ये दोनों इनवर्स हैं। इनवर्स का मतलब होता है अगर इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है तो इस पे जो कोऑर्डिनेट होगा बीटा अल्फा होगा। ठीक है, ये इनवर्स का मतलब होता है, मतलब जैसे मैं यहाँ पे जो भी x की वैल्यू रखूँगा तो मुझे जो y मिलेगा, तो यहाँ उल्टा होगा, जो y की वैल्यू मिल रखूँगा वो मुझे x मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं x 4 रखता हूँ, x इक्वल्स टू 4, तो मुझे y क्या मिलेगा, 4 रख दो, तो 4 रखोगे 2 की क्या पावर करोगे तो 4 मिलेगा 2, तो y 2 आ जाएगा यहाँ से। अगर आप यहाँ पे x 4 रखते हो तो y कितना मिलेगा 2, यहाँ उल्टा होगा, यहाँ पे देखो x 2 रखोगे तो y आपको कितना मिलेगा 4। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप इनवर्स हैं, एक दूसरे के क्या है इनवर्स हैं। तो अगर मैं पूछूं a की पावर x का इनवर्स क्या आएगा, तो वो आएगा log x है, या log x a का इनवर्स क्या आएगा a की पावर x। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं पूछूं y इक्वल्स टू 3 की पावर x है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, तो इसका इन्वर्स होगा y इक्वल्स टू log x टू द बेस 3। ठीक है, ये इसका इन्वर्स होगा, तो ये क्लियर होना चाहिए। चलो, तो y इक्वल्स टू log x टू द बेस a। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू log x टू द बेस a। मैंने बताया था y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, मतलब एक तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, और एक ये हमारा, इसको वाई एक्सिस कहो या एफ एक्स एक्सिस कहो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो चलो अब ये फंक्शन तो हमने डिसाइड कर लिया, अब इसका ग्राफ बना लें। ग्राफ, तो जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाया था, वैसे जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया था वैसे ही हम ये बताएंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाने से पहले डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस है, तो आप यहाँ पे x सब कुछ नहीं रख सकते,
यहाँ पे x तुम्हारा हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, x इक्वल्स टू ए की पावर y। ठीक है, तो आप देखो ए की पावर y तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब x हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो लिख लिया। अब यहाँ पे बेस सेम, बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता, एंड बेस पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये तो डोमेन हो गया, ये बेस की कंडीशन हो गई। और जो तुम्हारा रेंज होगा ना y, रेंज यहाँ से देख के बताओ, यहाँ तो कुछ भी रख सकते हो, तो इसका मतलब y तुम्हें कुछ भी मिलेगा, तो y रेंज क्या होगा इसका r। ठीक है, तो हमेशा याद रखना डोमेन हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं रख सकते। ठीक है, अच्छा इसको लिखने का एक और तरीका है कि जो बेस होना चाहिए वो 0 से 1 होना चाहिए, यूनियन 0 से 1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये बेस होना चाहिए। चलो अब ग्राफ बना लेते हैं। तो मेरे को ग्राफ किसका बनाना है, सबसे पहले मैं बनाता हूँ y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a। और मुझे पता है, पहले मैं केस ले लेता हूँ बेस अगर बड़ा है 1 से। दो केसेस बनेंगे, अगर बेस 1 से बड़ा है तो कैसा बनेगा ग्राफ, और अगर बेस 1 से छोटा है तो कैसा बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो मेरे को इसका ग्राफ बनाना है y इक्वल टू लॉग एक्स, और केस 1 क्या है, अगर बेस 1 से बड़ा है। ठीक है, फिर इस तरफ मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस a, और यहाँ पे बेस क्या होगा 1 से छोटा पर 0 से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब बेस 0 और 1 के बीच में। इसका एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे एग्जांपल क्या है, आपसे कह दिया जाए ग्राफ बनाओ y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस 2, या आपसे कह दिया जाए ग्राफ बनाओ y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस 5, या आपसे कह दिया जाए y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस 100, मतलब बेस 1 से बड़ा होना चाहिए। तो आप देख सकते हो उसका ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा। जैसे इसका ग्राफ मैं बना देता हूँ, तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। ये हटा दिया इधर से, समझ में आ गया होगा। तो ये ग्राफ बनेगा इसका, देख रहे हो ये अप्रोच कर रहा है इधर, इस तरफ अप्रोच कर रहा है किधर, माइनस इन्फिनिटी को। अगर आप x जीरो करोगे तो वैल्यू किधर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को। अगर आप x इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे यही वाला एग्जाम्पल है। आप x, जैसे आप x1 रखो, जैसे हमेशा याद रखना log 1 0 होता है हमेशा, बेस चाहे कुछ भी हो। अब बेस कुछ भी का मतलब तुम ये मत रख देना -4, क्योंकि बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, बेस डिफाइंड वाली चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसे log 1 टू द बेस 2 कितना आएगा 0, क्योंकि 2 की पावर आप क्या करोगे कि आपको 1 मिलेगा, सिंपल 0। तो इसका मतलब अगर आप x1 रखते हो तो आपको 0 मिलेगा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है 1,0। आपने यहाँ पे x1 रखा तो y 0 मिला। ठीक है, अब आप x बढ़ाते रहो, जैसे आप x2 रखो, कहीं इधर 2 होगा ना, तो 2 पे कितना मिलेगा मेरे को 1, 3 पे कितना मिलेगा, 3 पे 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 4 पे फिर से 2 मिल जाएगा, 4 पे 2 मिल जाएगा, उसी तरह से 8 पे 3 मिल जाएगा। मतलब आप x बढ़ा रहे हो, y आपको थोड़ा कम मिलेगा पर मिलता रहेगा। जैसे आप x रख दो यहाँ पे 2 की पावर 100, आप अगर x 2 की पावर 100 रखते हो तो आपको y 100 मिलेगा। ठीक है, मतलब log 2 की पावर 100 टू द बेस 2, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 100 आएगा ना। 2 की आप क्या पावर करोगे कि 2 की पावर 100 मिले, तो 2 की पावर में 100 करूंगा तो 2 की पावर 100 मिलेगा। ठीक है, जैसे log 64 टू द बेस 2, तो ये क्या मिला, तो ये तो 6 मिलेगा। 2 की आप क्या पावर करोगे कि 64 मिलेगा, तो 6। तो ये ध्यान रखना तुम। तो मतलब x अगर आप बढ़ा रहे हो तो y भी बढ़ रहा है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं 7 पे क्या मिलेगा, 7 पे, तो 7 पे सिंपल क्या मिलेगा, log 7 टू द बेस 2। ठीक है, अच्छा मैंने बेस 2 लिया है, अभी फिलहाल हमने ये जनरल ग्राफ बनाया है, मैंने ये a लिया है, a कांस्टेंट करना पड़ेगा ग्राफ बनाओगे तो। ठीक है, a 1 से बड़ा कुछ भी लो, ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा। अच्छा अब 0 से कम रखोगे तो नेगेटिव आएगा, 0 से कम, जैसे मैं आपसे पूछूंगा log 1/2, ये तो सॉरी 1 से कम रखोगे तो नेगेटिव आएगा।
तो ये log 1/2 टू द बेस 2 क्या आएगा -1। तो देख रहे हो इधर कहीं होगा ना 1/2, तो 1/2 पे कितना आया आंसर -1। थोड़ा और कम करो 1/4 कर दो, 1/4 पे -2 आ जाएगा, मतलब 2 की आप क्या पावर करोगे कि 1/2 मिलेगा -1। ऐसे ही log 1/4 टू द बेस 2, 2 की आप क्या पावर करोगे कि 1/4 आ जाए -2, 2 की पावर -2 करोगे तो 1/4। ठीक है, तो जैसे जैसे आप और जीरो की तरफ जाओगे, जैसे जैसे आप किधर जा रहे हो जीरो की तरफ, वैल्यू आपकी और नेगेटिव होती जा रही है। समझ पा रहे हो ना? जैसे आप लेते हो 1/, आप लेते हो 1/, बहुत बड़ा नंबर लेते हो, तो वैल्यू किधर जा रही है सीधे नीचे की तरफ, -इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है ना? तो जितना आप जीरो की तरफ जा रहे हो वैल्यू -इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, पर आप जीरो रख नहीं सकते। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ log 0 टू द बेस 5, सॉरी बेस 2, तो 2 की क्या पावर करोगे कि आपको जीरो मिलेगा? आपको जीरो मिल ही नहीं सकता, 2 की पावर आप कुछ भी कर लो, तो इसीलिए ये कभी जीरो हो नहीं सकता। तो जीरो की तरफ जस्ट जा रहा है, ग्राफ इज गेटिंग क्लोजर टू वाई एक्सिस बट नेवर टच द वाई एक्सिस, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं एसिम्प्टोट्स। क्या बोलते हैं? ये यहाँ पर वाई एक्सिस क्या है, एसिम्प्टोट है। एसिम्प्टोट मैंने पहले ही बताया था, ग्राफ जिसको अप्रोच करे, तो ये कर्व जो है ये क्लोज तो रहेगा इस वाई एक्सिस के, पर कभी टच नहीं करेगा। ठीक है ना? तो ये ग्राफ है, और ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब है कोई ग्राफ अगर इंक्रीजिंग होता है तो जिसका x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, जिसका x घटता है तो y भी घटता है। देख रहे हो x बढ़ रहा है, जैसे ये पॉइंट है, इसका ये रहा x और ये रहा y। फिर देखो दूसरा मैंने x लिया, ये रहा x और ये रहा y, तो बढ़ गया ना y। फिर मैं आगे जाऊंगा, x और बढ़ा रहा हूँ तो y और बढ़ रहा है, तो और अगर x घटा रहा हूँ तो y घट रहा है। क्लियर है ये ग्राफ? अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं। अगर बेस, इस बार क्या होगा कि बेस तुम्हारा जो बेस होगा, बेस होगा इस बार वो 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ ग्राफ अच्छे से बन जाए। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग बनेगा, मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा, ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से देखो, तो समझ गए होगे। वैल्यू अभी भी किधर जा रही है, -इन्फिनिटी की तरफ, अगर आप इन्फिनिटी ले रहे हो तो, मतलब x बढ़ा रहे हो तो देख रहे हो y नेगेटिव की तरफ जा रहा है। पर अगर आप x 1 से कम, 1 पे तो ये भी देगा 0, पर अगर आप 1 से कम रखोगे तो वैल्यू देखो पॉजिटिव देगा ये, 1 से कम रखोगे तो, क्योंकि बेस इस बार 0 से 1 के बीच में है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे log x बेस ले लिया 1/2। अब देखो 1 ये रहा, 1 के बाद कुछ भी लो आप x, तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। जैसे 1 के बाद आप 2 लो, जैसे मैं यहाँ पे log 2 टू द बेस 1/2, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। 1/2 की पावर क्या करोगे कि आपको 2 मिले, तो 1/2 की पावर अगर मैं -1 करूँगा तो मुझे 2 मिलेगा। ठीक है, फिर बढ़ाओगे तो फिर और नेगेटिव आएगी, फिर बढ़ाओगे तो वैल्यू और नेगेटिव आएगी। तो जैसे जैसे x बढ़ा रहे हो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, पर आप अगर x 1 से कम लो, यहाँ पे 1 से कम क्या होता है 1/4, तो log 1/4 टू द बेस 1/2, तो 1/2 की पावर आप क्या करोगे कि 1/4 मिले 2। तो देखा, जैसे ही आपने x को कम किया 1/4 किया तो आंसर कितना मिला आपको, 2 मिला। आप और कम करो 1/8, 1/8 तो 1/4 से भी कम होता है, कहीं इधर होगा, तो 1/8 पे कितना आंसर मिला 3। तो जैसे जैसे आप x कम कर रहे हो वैल्यू और बढ़ रही है ना। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज़ में, आप 1 से जितना कम रखोगे वैल्यू उतनी बढ़ती रहेगी। तो दोनों ग्राफ से क्या सीखे हम, दोनों ग्राफ से एक चीज़ तो हम पक्का सीखे। देखो जैसे यहाँ पे बेस क्या है, 1 से ज़्यादा है, बेस यहाँ पे 1 से ज़्यादा है ना, तो आप आर्गूमेंट 1 से ज़्यादा ले रहे थे तो पॉजिटिव मिल रहा था, और आप आर्गूमेंट 1 से कम ले रहे थे तो नेगेटिव। और यहाँ पे देखो बेस क्या है, 1 से कम है, तो आप आर्गूमेंट अगर 1 से कम ले रहे थे तो पॉजिटिव, आर्गूमेंट 1 से ज़्यादा ले रहे थे तो नेगेटिव। ठीक है, तो इन दोनों ग्राफ से हम क्या सीखे, जैसे मान लो ये 1 है, ठीक है,
और आपका बेस 1 किस तरफ है, मान लिया बेस इस तरफ है, तो आर्गुमेंट भी इधर भी लोगे ना 1 से ज़्यादा, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और देख सकते हो यहाँ पे बेस 1 से ज़्यादा है ना, और तुम आर्गुमेंट भी 1 से ज़्यादा रखो तो पॉजिटिव आ रहा है ना। पर अगर बेस 1 से कम है, इस तरफ देखो बेस 1 से कम है, बेस इधर है, तो आर्गुमेंट भी 1 से कम ले रहे हो, तो आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब बेस और आर्गुमेंट दोनों अगर 1 से ज़्यादा है या दोनों अगर 1 से कम है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान रखना। पर अगर ऐसा होता है कि बेस तुम्हारा 1 से कम है, आर्गुमेंट 1 से ज़्यादा है, तो नेगेटिव आएगा। जैसे यहाँ देखो बेस तुम्हारा क्या है, 1 से ज़्यादा है, और आर्गुमेंट तुम 1 से कम लो तो आंसर नेगेटिव आ रहा है। यहाँ देखो बेस तुम्हारा 1 से कम है, आर्गुमेंट तुम 1 से ज़्यादा लो तो नेगेटिव आएगा। तो इसमें एक नोट लिख सकते हैं। नोट क्या लिख सकते हैं, नोट ये है कि इफ़ आर्गुमेंट एंड बेस both lie both lies on the same, देखो इंग्लिश अच्छी नहीं है, समझ जाना, लाई मतलब होना, वो लेटना नहीं। both lie on the same side of 1, if argument and base both lie on the same side of 1, then value of log will be positive, and if argument and base both lie on the opposite sign both lie of on the opposite side of 1, then value of log will be नेगेटिव। तो वैल्यू ऑफ लॉग क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये नोट याद रखना। जैसे एग्जांपल पूछता हूँ मैं, log 8 टू द बेस 5, इसका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव आएगा। जैसे मैं पूछता हूँ log 8 टू द बेस 1/7, कैसा आएगा इसका आंसर। देखो बेस जो है 1 से, ये 1 है, बेस जो है 1 से छोटा है, तो बेस कहीं इधर है और आर्गुमेंट कहीं इधर है, तो 1 के दोनों अपोजिट साइड में है ना, तो इसलिए इसका आंसर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, जैसे log 0.6 टू द बेस 0.7, तो आर्गुमेंट और बेस दोनों ही 1 से छोटा है, तो भी आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दोनों ही 1 से छोटा है ना, तो यही तो नोट लिखवाया था कि अगर आर्गुमेंट बेस दोनों एक तरफ आए 1 के तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और दोनों अपोजिट तरफ आए तो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, जैसे ये पूछ लिया log 15 टू द बेस 13, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अगर ये पूछा log 18 टू द बेस 9, आंसर इसका भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर ये पूछा log 1/3 टू द बेस 7, कैसा आएगा आंसर, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि बेस 7 से बड़ा हो गया और आर्गुमेंट 1 से छोटा हो गया, तो दोनों 1 के अपोजिट साइड में है, तो इसीलिए नेगेटिव। जैसे पूछा log 3/4 टू द बेस 2/7, कैसा आएगा आंसर, पॉजिटिव। दोनों ही 1 से छोटा है, इसलिए आंसर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी में एक चीज़ और जो आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने में हेल्प करेगा, जैसे जो आप लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो ना, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, तो वहाँ आपको हेल्प मिलेगा। कैसे, जैसे मान लिया log x1 बेस यहाँ a है, ये बड़ा है किससे, log x2 बेस अभी भी a है, तो x1 भी बड़ा होगा x2 से अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, देखो यहाँ वैल्यू बड़ी है तो उसका x भी बड़ा होगा, कब, जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब उसका log का जो बेस है ये 1 से बड़ा हो, और ये इनइक्वालिटी पलट जाएगा, मतलब कि x1 छोटा हो जाएगा x2 से, कब, जब उसका बेस 0 और 1 के बीच में हो। ठीक है, तो ये जो है ना इतना पार्ट, ये हेल्प करेगा आपको
लोगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने में। पर हाँ, वैसे जैसे हम पैसे पहले कर रहे थे ना कि डोमेन निकाले थे, डोमेन जरूर निकालना। डोमेन मतलब x1 पॉजिटिव होना चाहिए एंड साथ में x2 भी पॉजिटिव होना चाहिए। इनका इंटरसेक्शन लोगे ना, तब आपको क्या मिलेगा? डोमेन मिलेगा। तो आंसर तुम्हारा जो है डोमेन के अंदर आना चाहिए, आंसर जो है तुम्हारा इसी डोमेन के अंदर आना चाहिए, जो भी आप सॉल्व करोगे यहाँ से। तो ये चीज़ ध्यान रखना। खुद भी देख सकते हो, जैसे अभी मैंने बताया था, ये वाला ग्राफ किसका बनता है? जब बेस बड़ा होता है 1 से। ग्राफ किसका है? log x टू द बेस a। अब तुम खुद ही देखो, ये वाला x1 है, ठीक है, और कहीं ये वाला x2 है। तो देखो x1 बड़ा है x2 से, तो log x1 क्या मिलेगा यहाँ से? log x1। और यहाँ से क्या मिलेगा? log x2 टू द बेस a। तो ये बड़ा है ना इससे, तो इसका x2 भी बड़ा है x1 से। कब? तुम खुद ही देखो, log x1 बड़ा है x2 से, तो x1 भी बड़ा है किस x2 से? ये वाला इससे बड़ा होगा। कब? जब बेस 1 से छोटा है। पर अगर बेस 1 0 और 1 के बीच में होगा, जैसे मान लिया 0 और 1 से बीच में जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग बनता है। तो मान लो कहीं कहीं भी मान सकते हो, चलो यहाँ मान लो ये x1 है, तो यहाँ क्या मिला मेरे को? log x1। और यहाँ पे कहीं ये x2, तो मेरे को क्या मिला? log x2 बेस a बेस a। ये x एक्सिस है और ये fx एक्सिस है, और fx क्या है? log x टू द बेस a। तब तुम देखो कौन वैल्यू कौन ज़्यादा है? ये ज़्यादा है इससे। पर इसका जो x है वो कम है इससे, x2 ज़्यादा है ना। जब हम इस तरफ चलते हैं तो वैल्यू बढ़ता है, x2 ज़्यादा है x1 से, लेकिन log x1 ज़्यादा है log x2 से। तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब बेस अगर तुम्हारा 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी पलट जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे log x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू log x2 टू द बेस 5। तो अगर ये वैल्यू बड़ी है, बेस 5 देख रहे हो, बेस तो 5 है, तो पक्का यहाँ पे x1 भी ज़्यादा होगा x2 से। ठीक है, और अगर ऐसा है log x1 बड़ा है किससे? log x2 से। यहाँ लिख लिया 1/2, यहाँ भी 1/2। तो अगर ये वैल्यू बड़ी है तो इसका x1 जो है वो छोटा होगा x2 से। ठीक है, पलट गया, क्योंकि बेस क्या है? 1 से छोटा है, इसीलिए पलट गया इनइक्वालिटी। ठीक है, ध्यान रखना।